लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो और कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ये है 2027 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। आप लोग 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और इस पूरे पेपर को तैयार करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये जो गेस पेपर है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा पेपर तैयार करके ही जाना, क्योंकि इस पूरे पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम के सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और प्यारे बच्चों, 2027 का जो आपका पेपर आएगा उसमें भी आपको सबसे पहले अनुक्रमांक देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे कितने पृष्ठ वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे विषय का कोड होगा, यहाँ पे पेपर का कोड होगा, और यहाँ पे आप जिस ईयर में परीक्षा दोगे 2027 सामाजिक विज्ञान पेपर रहेगा। ठीक है, और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, जिसमें 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए एंड 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। यानी 3 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना होता है। एंड जो पूर्णांक होता है प्यारे बच्चों वो 70 का होता है। देखिए, जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि किस तरह का पेपर एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप कैसे अपनी तैयारी बेहतर करोगे। तो इसलिए आपकी बेहतर तैयारी और प्रैक्टिस के लिए ये 2027 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। और ये इसमें क्वेश्चन जितने भी सभी इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो आपको नोट मिलेगा देखने को कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको इसमें है कि सभी प्रश्न जितने भी वो करना आपको अनिवार्य है। एंड दूसरा निर्देश यहाँ पे दे रखा है कि सभी प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब हैं। और यहाँ पे तीसरा दे रखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। यानी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा बच्चा, उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर दिया जाना है। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय भी दिया जाता है और उसके लिए ओएमआर आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दे। ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करें। बोर्ड आपसे ये कहता है कि अगर आपने किसी एक बहुविकल्पी को एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आप उस बहुविकल्पी को दोबारा काट नहीं सकते हो, इरेज नहीं कर सकते हो, उस पर व्हाइटनर आदि का उपयोग नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा बच्चा कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का बच्चा ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में आपको वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकेंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका भी मैं पूरी पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, ताकि आपको पूरी आइडिया लग जाए प्यारे बच्चों कि कैसे आपको इस क्वेश्चन पेपर को लिखना है, समय को मैनेज कैसे करना है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे 10th के शेर हो, ठीक है, वो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड यहाँ पे है नेक्स्ट कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, और जो प्रश्न आता है उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्त यार तक भी शेयर कर देना लाइक करके। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। आपको एक जो है मानचित्र का मैप मिलेगा, जिसमें मैप वाले क्वेश्चन को हल करना है और उसको मजबूती के साथ उत्तर पुस्तिका के बांध देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9वें तथा 9वीं लिख दिए गए हैं। अब ये तो रहे आपके कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले आता है खंड अ। खंड अ में आपको मिलते हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसको हल करने के लिए टोटल 1 घंटे का समय होता है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर दिया जाना होता है, जो कि बोर्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चों। इन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर जो दे रखा बच्चा 1788 ईस्वी में हुआ था कि 1789 ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था या 1787 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था।
नेपोलियन था, हिटलर था, बिस्मार्क था या मुसोलिनी था? तो जर्मनी का जो एकीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो बिस्मार्क था, यानी इसका जो जनक है वो बिस्मार्क है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर किया गया था, मुंबई किया गया था, जमशेदपुर किया गया था या अहमदाबाद किया गया था? तो ये बच्चा जमशेदपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945, 1994, 1992, 1944 ईस्वी में? तो ये जो हुई थी 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड है। यहाँ पे 1920 है, 1929 है, 1919 है, 1890 ईस्वी है। तो यहाँ पे बच्चा जो 1929 है इसमें जो है विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी और इसका असर भारत पे भी पड़ा था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कार्न लॉ किस देश से संबंधित है? जर्मनी से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, फ्रांस से है या ब्रिटेन से है? तो ये जो है ब्रिटेन से संबंधित है, कार्न लॉ जो है ब्रिटेन से संबंधित है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा कि हिंदी है, हिंदी क्या है? राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है? तो यहाँ पे ये जो है राज्य भाषा है। हिंदी क्या है? राज्य भाषा। जैसे यूपी के लोग हिंदी बोलते हैं तो ये एक राज्य भाषा है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा होती है। जैसे तमिल में तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, इसी तरह से। 8वां क्वेश्चन है बच्चा कि जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे देखा 1951 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 2014 में हुई थी या 1990 ईस्वी में हुई थी? तो जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यार बच्चों इससे पहले भी मैं आपको हिंदी का मॉडल पेपर, साइंस का मॉडल पेपर जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन से बने हुए हैं अपलोड कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके उन दोनों वीडियो को देख लेना, आपका एक अच्छा मार्क्स आएगा। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत का, राजनीतिक दल का, उत्तरदायी शासन का या बहुसंख्यकों का शासन? तो यहाँ पे जो बहुसंख्यकों का शासन है ये लोकतंत्र से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, बाकी सभी का लोकतंत्र से संबंध है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में है, विधानसभाओं में है, राज्यसभा में है या स्थानीय संस्थाओं में है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो स्थानीय संस्थाओं में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता या इनमें से सभी? तो यहाँ पे इनमें से सभी जो है ना ये जो है आर्थिक विकास का लक्ष्य है। रोजगार मिलेगा तो आर्थिक विकास होगा, उपभोग में वृद्धि होगा भी तो, और लोगों को रोजगार करने के लिए स्वतंत्रता मिलेगा, तो ये सभी जो है ना आर्थिक विकास का लक्ष्य है। एंड इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, जैसे कि प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसका जो व्यवसाय है वो क्या है? बैंकिंग है, पशुपालन है, कार के कलपुर्जे निर्माण है या कपास का बुनना है? तो ये जो बच्चा है आपका बैंकिंग से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? आरबीआई करता है या वित्त मंत्री करते हैं या कर्जदार करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बच्चा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। साख जो अनौपचारिक साख है ये ना ही आरबीआई करता है, ना ही वित्त मंत्री, ना ही कोई कर्जदार करता है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर है, घरेलू व्यापार को संरक्षण है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ए व बी दोनों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है, आयात कर भी हो, जैसे आयात कर मंगाने में कर लगता है, टैक्स लगता है, तो ये भी अवरोधक है। और घरेलू व्यापार को संरक्षण देना, जैसे हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमारी देसी होती है, लोकल होती है, उसको अपने ही ऊपर खर्च कर लेना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है अवरोधक है। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, मिलावटी वस्तु है, अनुचित कीमत लेना है, कम वजन तौलना है, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है शोषण। अगर मिलावटी वस्तु दे रहे हो तो भी उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, अनुचित कीमत ले रहे हो तो भी, कम वजन तौल रहे हो तो भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटेराइट मृदा से, मरुस्थलीय मृदा से। तो ये जो बना हुआ है ये जलोढ़ मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है, क्योंकि ये जो मृदा होती है जल के द्वारा बहा कर लाई जाती है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो वन को काटकर ही खेत बढ़ाओगे, वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार। तो यहाँ पे 17 का जो डी है, आरक्षित वनों का विस्तार करेंगे तो इससे हमारे वन जो है सिकुड़ेंगे नहीं। वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि करेंगे तो वन को काटना पड़ेगा, लेकिन हम आरक्षित कर रहे हैं यानी रिजर्व कर रहे हैं और रिजर्व करके इसका विस्तार कर रहे हैं, तो इसमें सिकुड़न का कारण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। गन्ना नहीं है, केला नहीं है, धान नहीं है, या कॉफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि हमारी फेवरेट कॉफ़ी, यहाँ पे धान जो है ये रोपण का फसल नहीं है, ठीक है। इसे क्या किया जाता है, इसकी रोपाई की जाती है, मतलब कि इसको काट कर कहीं लगाया नहीं जाता, सीधे इसको बिया कबार कर गोद दिया जाता है, गोदाई हो जाती है। ये रोपण की फसल नहीं है। बाकी जो गन्ना है उसको काट कर रोपा जाता है, केले को भी, कॉफ़ी को भी। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है। चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं खनिज उद्योग है। खनिज का मतलब जैसे होता है चूना, पत्थर, कोयला, जो है मिट्टी, चट्टाने, बालू इत्यादि, गिट्टी, तो इनमें से कोई नहीं। और 20वां क्वेश्चन की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्ण खनन से है, महाराजमार्ग विकास से है, रेल परिवहन के विकास से है, बाघों के संरक्षण से है। तो यह है महाराजमार्ग विकास से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। यहाँ तक तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं और 1 घंटे का समय आपका समाप्त हो जाता है। अब आपका आता है जो है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न खंड ब में। इसके लिए टोटल आपको जो है 40 नंबर, यहाँ से 20 नंबर इसके मिल गए, ठीक है, और 40 नंबर इसके मिलेंगे। 60 और 10 नंबर का मानचित्र आएगा, ठीक है। इसके लिए टोटल आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और इस 40 मार्क्स में से बच्चे कितने पाते, 30-35 नंबर ही पा पाते हैं। लिखा कैसे जाना है, लिखने का सही तरीका क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कैसे आपको शुरुआत करनी है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे वर्णनात्मक सबसे पहले फर्स्ट देखने आपको मिलता है खंड ब में। इसमें होता है क्या है कि निम्नलिखित के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना है, यानी 4 लाइन आपको लिखना है। यहाँ पे पहली क्वेश्चन की भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर का वर्णनात्मक फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, इसको भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी 4 नंबर का। देखिए भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल होते हैं जो अपने क्षेत्र के ही होते हैं, इनको अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है, क्षेत्र से पकड़ होती है, क्षेत्र के लोग इनके बात व्यवहार को जानते हैं और क्षेत्र में कहाँ पे विकास पिछड़ा हुआ है, कहाँ पे जैसे एक रोड बनवाना है, कहाँ पे सड़क का निर्माण करना है, कहाँ पे नालियों का निर्माण करना है, ये पूरी इनकी जानकारी होती है, जिससे इनका अच्छा खासा पकड़ बन जाता है। अथवा इसके बाद अगर ये नहीं जानते तो लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमारा जो तंत्र है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप स्वतंत्र जी रहे हो, आपको हर एक कार्य का अधिकार है, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, तो ये है लोकतंत्र। तीसरा है कि परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए।
देखिए परिवहन जो है क्षेत्र का विकास देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से अगर जैसे पुणे में प्याज की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वहाँ से परिवहन ट्रेन ट्रकों के माध्यम से जहाँ पे प्याज की खेती कम होती है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वहाँ के किसान कम फसल का जो बुवाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसल का जो है सड़ जाएगा उनका। और अगर लोकल मंडी में बिकती है लोकल क्षेत्र में, तो उसकी सही मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो हमारे जो लोकल है उसका परिवहन के क्षेत्र में विकास जो है, परिवहन काफ़ी ज़्यादा विकास करता है कृषि के क्षेत्र में। कोई भी विकास हो, चाहे अगर जैसे राजस्थान में संगमरमर होता है, चूना पत्थर होता है, तो उसको अलग अलग राज्य में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है। अथवा अगर ये नहीं आता 4 नंबर का, तो अयस्क क्या होते हैं? भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे कि सूचना का अधिकार क्या है, ये किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये नहीं आता तो भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। यानी विदेशी हमारे यहाँ आकर फैक्ट्री का निर्माण करें, उद्योग धंधों का निर्माण करें, तो इसके लिए सरकार उन्हें आकर्षित कैसे कर रही है? देखिए उनके लिए जगह की व्यवस्था करा रही है, उनके कागज़ कंप्लीट करा रही हैं, उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दे रही ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कागज़ से रिलेटेड, ज़मीनी हकीकत से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको फैकल्टी देना, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर। 5वां में आपको आ जाता है वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्न। इसका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, यानी 1.5 पेज तक आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के इसके सभी क्वेश्चन आएंगे। 6वां क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा अगर ये नहीं आता तो सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। सांप्रदायिकता मतलब अलग समाज का होना, अलग धर्म का होना। इससे लोग भेदभाव छुआछूत भी करते हैं और अपने धर्म के लिए लड़ाई भी लड़ लेते हैं, यही सांप्रदायिकता होती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा अगर ये नहीं आता तो अनौपचारिक साख क्या है। भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। अब यहाँ पे अथवा है 9वां का कि भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगर आपके यहाँ कृषि होती है तो इसके बारे में आप डिटेल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका 9वां ए और बी आता है जिसमें आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न मिलते हैं और 10 अंक का आता है। अब यहाँ पर मिल जाता है आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न। 9A में दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा आधा अंक निर्धारित है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चा? लाहौर में हुआ था। तो ये हो जाएगा लाहौर 1929। दूसरा है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था आपका नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा दे रखा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था ये घटना। कई बच्चे गए भी होंगे अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल भी स्थित है वहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट की वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो बहुत सारे बच्चे इसको टूर भ्रमण में भी गए होंगे। ये प्रयागराज में स्थित है आनंद भवन। कहाँ पे है? प्रयागराज में स्थित है। 5वां कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, तो ये बच्चा आपका किया था अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर, अहमदाबाद के खेड़ा नामक स्थान पर किए थे लोग। अब यहाँ पर बी नंबर दे रखा है, एक तो इसका आंसर देना है 5 नंबर और 5 नंबर इसका मिलेगा। इसमें दे रखा कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए।
पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्हदारा नाम सहित। तो इसमें आप गांधीनगर या पुणे भी दिखा सकते हो जहाँ की सॉफ्टवेयर है, ठीक है, गांधीनगर जो कि गुजरात में है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अब यहाँ पे दूसरा है कि पूर्वी भारत में स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र चिन्हदारा नाम सहित। तो ये जो है जमशेदपुर, आप इसे दिखा सकते हो, जो कि झारखंड में है, जमशेदपुर। टाटा की यहीं पर कंपनी है लगी हुई। तीसरा है कि दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र चिन्हदारा नाम सहित। तो ये नेवेली है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है नेवेली? ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी चिन्हदारा नाम से, तो हम जानते हैं डीजे रायपुर, डीजे मैं कह रहा हूँ, रायपुर है। अब यहाँ पे पांचवा है कि पूर्वी भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्हदारा नाम सहित। तो यहाँ पे है बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। तो ये पूरी वीडियो यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। क्वेश्चन पेपर यहाँ तक आपके पूछे जाएंगे और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार में शेयर कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो सके।